हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। दिस इज राहुल जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल सरप्राइजेस क्रिएटर। और आज बात करने वाले हैं एक नई स्कीम के बारे में जो कि अभी रिसेंटली जीएसटी के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। दैट इज QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। जैसे कि आप सबको पता है कि ये स्कीम नए साल से 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हुई है। तो आज इसी के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन हम करने वाले हैं। जानेंगे एलिजिबिलिटी, पेमेंट्स मोड और भी बहुत सारा कुछ इस क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो QRMP स्कीम जो सरकार लाई है ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। कई लोगों को ये अभी भ्रम है कि जो छोटा टैक्स पेयर है, जो इनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन पर ये मैंडेटरी है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ये केवल एक ऑप्शन है। आप चाहे तो इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इट्स टोटली अपॉन यू। तो सबसे पहले तो जानते हैं कौन कौन से टैक्स पेयर्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो देखिए दोस्तों, इस स्कीम में वो रेगुलर टैक्स पेयर्स एलिजिबल हो जाएंगे जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे कम है। तो दोस्तों, अगर मेरी टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ से ज्यादा रही है तो ये स्कीम मेरे लिए नहीं है, मैं इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हूं, मैं इस स्कीम को चाहूं तो ऑप्ट कर सकता हूं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो खासियत मुझे लगी, ये स्कीम को मैं जीएसटीएन वाइज भी ऑप्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 5 रजिस्ट्रेशन है, 5 जीएसटी रजिस्ट्रेशन 5 डिफरेंट स्टेट्स में है, तो मैं चाहूं तो एक स्टेट के लिए QRMP स्कीम को ऑप्ट कर सकता हूँ, जबकि दूसरी जो मेरी रजिस्ट्रेशन है उसके लिए मैं नॉर्मल चल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर मैंने इस स्कीम को एक रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट आउट किया तो मैं अपने जो पैन इंडिया वाइज रजिस्ट्रेशन, जो मेरे पैन वाइज रजिस्ट्रेशन है, उन सभी पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी। इट्स टोटली अपॉन मी। और दोस्तों, अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 5 करोड़ से कम थी, लेकिन आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर में ये टर्नओवर बढ़ के 5 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली इस स्कीम से ऑप्ट आउट हो जाएंगे। आपको ऑप्ट आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्कीम केवल और केवल 5 करोड़ से लेस कम टर्नओवर वाले के लिए ही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैं इस स्कीम को कब ऑप्ट कर सकता हूं, मैं इस स्कीम को कब चूज कर सकता हूं। तो इसके लिए सरकार ने जो नियम बताया है वो है कि अगर मुझे किसी भी क्वार्टर के लिए इस स्कीम को चूज करना है तो मेरे लिए वो टाइम लिमिट है प्रीसीडिंग क्वार्टर के सेकेंड मंथ से लेकर करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के एंड तक। जी हाँ दोस्तों, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मई जून इस क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम को ऑप्ट करना है तो मेरे पास 1 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, अगर मैं अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए इसको ऑप्ट इन कर रहा हूं तो मेरे पास 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का टाइम है ऑप्ट इन करने के लिए। या फिर अगर मुझे इस स्कीम से ऑप्ट आउट करना है, या फिर मेरी टर्नओवर अगर 5 करोड़ से बढ़ जाती है तो मुझे अगले क्वार्टर से मैं क्योंकि इसको ऑप्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी ऑप्ट आउट के लिए भी यही टाइम पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस क्वार्टर के लिए ऑप्ट आउट करना चाहता हूं तो मेरे पास जो टाइम लिमिट आएगी वो आएगी 1 अगस्त से लेके 30 अक्टूबर तक की। और अब बात करते हैं इसके अंदर एक जो नया सिस्टम ऐड किया गया है जिसको हम कह सकते हैं IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो दोस्तों क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के हिसाब से मेरी R1 क्वार्टरली जा सकती है, लेकिन मेरी 3B जो GST 3B है उसे मंथली मुझे फाइल करना होता है। तो अब क्या है, जब तक मैं R1 फाइल नहीं कर देता, R1 की मेरी क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होती है, तो इसके अंदर जो अभी एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब तक मेरी R1 फाइल नहीं होगी तो मेरे रिसिपिएंट जिसने मेरे से माल परचेस किया है उसके वो 2A में शो नहीं करती जब तक कि मैं R1 फाइल नहीं करता। तो इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार ने क्या हल निकाला है, इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो ये हमें फाइल करनी है अगले महीने के 13वें दिन तक। जी हाँ दोस्तों, अगर जनवरी का मेरा जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर है और जनवरी के जो मेरे बिल हैं B2B के, खाली बिजनेस टू बिजनेस के जो बिल हैं वो मुझे 13 फरवरी तक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पर डाल देने हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, जो रिसिपिएंट होगा उसके 2A में वो सारे बिल रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, जबकि मैं अपनी R1 अभी भी क्वार्टरली बेसिस पे ही फाइल करूंगा। लेकिन इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी पे ये बिल डालने से मेरे रिसिपिएंट को 2A में उनका क्रेडिट लेने में बड़ी ही आसानी होने वाली है। तो ये 13वें दिन तक मुझे फाइल कर देनी है। और अगर जब मैंने जो B2B बिल्स मैंने
इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पर डाल दिए, उन्हें मुझे अगेन GSTR 1 पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी पर्टिकुलर मंथ में, फॉर लेट्स से जनवरी के मंथ में मेरे 10 बिल में से मैंने 8 बिल तो मैंने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पे 13 फरवरी तक डाल दिया है, और जो 2 बिल रह गए वो मैं जब R1 की क्वार्टरली फाइलिंग कर रहा हूँ उस समय मैंने डाल दिया है। तो जो मैंने 8 बिल शुरू में डाल दिए थे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में, मुझे उसको दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, मुझे खाली अपने जो 2 बचे हुए उन्हीं को ही डालना है। तो दोस्तों इस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से काफी लार्ज टैक्स पेयर्स को काफी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कई सारे छोटे टैक्स पेयर क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न्स अपनी R1 फाइल करते हैं, जिससे कि उनका जो लार्ज टैक्स पेयर जो कि उनसे माल परचेज करते हैं उनको 2A में अपना रिकंसिलिएशन में अपना ITC क्रेडिट क्लेम करने में काफी दिक्कत आती है। क्योंकि अभी आपको पता होगा रिसेंटली 36 रूल के अंतर्गत मैं अपने जो भी मेरे 2A में बिल जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो मेरा 2A में इनपुट आ रहा है उससे 5% से ऊपर मैं क्लेम नहीं कर सकता। तो इससे मुझे काफी राहत मिलने वाली है, काफी लार्ज टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पेमेंट की। अब ये सारी बात मैंने जो अभी तक थी क्वार्टरली रिटर्न के बारे में करी, अब बात कर लेते हैं मंथली पेमेंट की। तो इसमें क्या है, भले ही आप रिटर्न्स अपनी क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करेंगे, लेकिन आपको पेमेंट्स अपनी मंथली बेसिस पे करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको PMT 06 चालान का उपयोग करना पड़ेगा। हर महीने की जो भी आपकी पेमेंट बनती है उसको अगले महीने के 25 तारीख तक आपको पे करना होगा। जी हाँ, PMT 06 आपको अगले जो नेक्स्ट आपका मंथ है उसकी 25 तारीख तक आपको पे कर देना है। इसके अंदर सरकार ने 2 मेथड सजेस्ट किए हुए हैं, या तो आप फिक्स्ड पेमेंट की से ले सकते हैं या फिर आप सेल्फ असेसमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्फ असेसमेंट की। सेल्फ असेसमेंट बिल्कुल सिंपल है, मैनुअल कंप्यूटेशन है। आपका जो भी जिस महीने का जितना भी चलान, जितने भी आउटवर्ड सप्लाई पे आपका टैक्स बनता है उसमें से आपने जितनी परचेज की, जितना आपका ITC बनता है उसको काट कर आपको जो आपकी लायबिलिटी बच जाती है उसको आपको पे करना है। ये तो आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। लेकिन जो आपकी दूसरी वाली स्कीम है फिक्स्ड पेमेंट की, उसके अंदर क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। सबसे पहली बात तो उस केस में PMT 06 आपका प्री फिल्ड आता है। उस केस में क्या, अगर आपका प्रीसीडिंग जो 3B आपकी वो आपने क्वार्टरली फाइल करी है, तो आपको उस क्वार्टर में आपने जितनी भी लायबिलिटी अपनी पे की थी उसका 35% आपको फर्स्ट और सेकंड मंथ में पे करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी जनवरी में हूं, जनवरी के मुझे PMT 06 फरवरी में फाइल करना है, और मेरी दिसंबर जो है क्वार्टरली गई थी और उसमें मैंने 100 रुपए के टैक्स की चालान की पेमेंट की थी। तो अब की बार मुझे फर्स्ट और सेकंड में, जनवरी और फरवरी में मुझे 35 रुपए का चालान पे करना है बाय फाइलिंग PMT 06। या फिर अगर आपका दिसंबर का जो महीना है वो आपका मंथली गया था, तो आपको उसकी 100% टैक्स लायबिलिटी, जितना आपने दिसंबर में कराया था उतना ही आपको अब जनवरी में भी और फरवरी में भी उतनी ही चालान की पेमेंट करानी होगी बाय फाइलिंग PMT 06। अब जब आप इन दोनों महीने के चालान की पेमेंट कर देंगे और तीसरे महीने में आप अपने 3B और R1 दोनों क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर देंगे, तो उसके बाद जो आपका मान लो अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उसको आप रिफंड भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसको रिफंड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द QRMP स्कीम। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। थैंक यू।